नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 27 अगस्त 2020। 27 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में इस लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस महाद्वीप को क्या है हाल ही में किस महाद्वीप को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर दिया है, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो अभी हाल ही में क्या है, WHO है, उन्होंने क्या कर दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर दिया है, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसको क्या कर दिया है, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। इससे पहले बाकी के जो महाद्वीप है, सिर्फ एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप क्या है, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप दो ही महाद्वीप थे जो क्या थे, अभी तक पोलियो मुक्त नहीं हुए थे। अब अफ्रीका महाद्वीप भी पोलियो मुक्त घोषित हो गया है। तो अब कौन सा बचा है, सिर्फ एशिया महाद्वीप है, उसके भी कितने देश बचे हैं, सिर्फ 2 देश बचे हैं। कौन कौन से, पाकिस्तान व अफगानिस्तान। क्या है, पाकिस्तान व अफगानिस्तान 2 देश बचे हैं जिनमें क्या है, पोलियो के केसेज निकल के आ रहे हैं। बाकी कोई भी वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें क्या हुआ है, पोलियो मुक्त घोषित नहीं हो चुका है। अब पोलियो मुक्त घोषित होने के लिए क्या करना पड़ता है देशों को, कि 4 साल के अंदर किसी भी देश के अंदर यदि पोलियो का कोई भी पेशेंट यानी कोई भी केस सामने नहीं आता है तो वो देश क्या हो जाता है, पोलियो मुक्त घोषित देश हो जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त महाद्वीप घोषित किया है। तो अब लास्ट जो देश था कौन सा था, नाइजीरिया था। क्या था, नाइजीरिया था, जिसके अंदर 2016 के अंदर नाइजीरिया था, जिसमें 2016 के अंदर अंतिम केस आया था। उसके बाद में कोई केस का नाइजीरिया में नहीं आया था, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे अफ्रीका महाद्वीप कॉन्टिनेंटल को कर दिया है, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है पुटअप होता है वो कौन सा होता है, भारत देश है, वो हमारा देश भारत कब पोलियो मुक्त घोषित हुआ था। तो 2014 में क्या है, 27 मार्च 2014 को हमारा भारत देश क्या हो गया था, पोलियो मुक्त घोषित हो गया था। तो लास्ट जो केस भारत के अंदर आया था, क्या था, लास्ट जो केस आया था भारत के अंदर वो 2010 के अंदर आया था पोलियो का। उसके बाद में कोई केस भारत के अंदर नहीं आया था, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या था, भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। और जो भारतीय गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो समय समय पर पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के अंदर विशेषकर कारगर सिद्ध हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की किस संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी को क्या किया है, विकसित किया है। तो अभी क्या है, IIT मुंबई के साथ में मिलकर नादर विश्वविद्यालय ने पहले जो लिथियम आयन जो बैटरी सभी कंपनियां बना रही थी, क्या थी, लिथियम आयन जो सभी कंपनियां बैटरी बना रही थी उसको छोड़कर क्या कहते हैं, अभी नादर विश्वविद्यालय और IIT मुंबई है, उन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, लिथियम सल्फर, क्या है, लिथियम सल्फर आयन की क्या बनाई है, लिथियम सल्फर की बैटरी बनाई है, जो कि लिथियम आयन जो बैटरी होती है उससे कितना 3 गुना अधिक क्या करेगी, ये ऊर्जा देगी, 3 गुना अधिक ऊर्जा देगी। तो एक हमें IIT मुंबई और शिव नादर विश्वविद्यालय ने क्या कहते हैं, इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस संस्थान ने इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए सिंगल चार्ज में 1600 किलोमीटर रेंज वाली इको फ्रेंडली बैटरी को डेवलप किया है। तो कौन सी संस्थान है, तो अभी जो पिछला क्वेश्चन था वही था कि IIT मुंबई और शिव नादर विश्वविद्यालय का है, शिव नादर विश्वविद्यालय, इन दोनों ने मिलकर क्या है, लिथियम सल्फर, क्या है, लिथियम आयन और सल्फर आयन है, उन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, लिथियम सल्फर की जो बैटरी बनाई है वो क्या करेगा, 1600 किलोमीटर रेंज, यानी एक बार चार्ज होने के बाद में वो 1600 किलोमीटर की दूरी आसानी से क्या करती है, तय कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाहन। और जो अभी फिलहाल मार्केट के अंदर है वो कितनी है, 400 किलोमीटर। एक बार बैटरी को चार्ज कर दिया तो वो 400 किलोमीटर ही क्या चलती है, डिस्टेंस कवर करती है। इससे क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, फिर उसको रिचार्ज यानी चार्ज करवाना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। बट अब क्या कर रहा है, जो IIT मुंबई और शिव नादर विश्वविद्यालय दोनों ने मिलकर कहते हैं लिथियम सल्फर आयन की बैटरी बनाई है, जो एक बार चार्ज होने में 1600 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस तय कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो हमारे देश में इलेक्ट्रिकल वाहनों क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, उनकी क्या हो रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, उनको देखते हुए कहते हैं ये कदम उठाएगा। और ये हमारे देश में क्या होगा, एक इम्पोर्टेंट कदम सिद्ध होगा, जो कि क्या होगा, इको फ्रेंडली भी होगा, क्या होगा, इको फ्रेंडली भी होगा और पर्यावरण को इसका प्रदूषण का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कहते हैं IIT मुंबई ने क्या कहते हैं, इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कोरोना वायरस की वजह से धार्मिक उत्सव, किस राज्य में कोरोना वायरस की वजह से धार्मिक उत्सव
राजनीतिक आंदोलन अन्य सभाओं पर यूपी सरकार में किस राज्य ने यूपी सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस की वजह से धार्मिक उत्सव आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कितने दिन तक यानी लगा दिया है। तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या दिया है 30 सितंबर यानी अगले महीने अगस्त सितंबर पूरे सितंबर महीने तक क्या कर दिया है इसके ऊपर बैन लगा दिया। इसके अंतर्गत जो भी ताजिए हो गए इसके लिए इसके अलावा हिंदू मुस्लिम सिख है जिनके भी जितने भी ओकेजन है सांस्कृतिक समारोह हैं उन पे भी क्या लगा दिया पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा राजनीतिक जो पार्टियों का है राजनीतिक जो पार्टियां क्या करती हैं जो जुलूस निकालते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। साथ के अंदर जो भी झांकियां निकाली जाती हैं क्या है जो भी झांकी निकाले जाएंगे उन पे भी क्या लगा था पूर्ण प्रतिबंध लगा था, क्योंकि जो कंडीशन राज्य के अंदर बन रही है कोरोना वायरस के चलते उसको देखते हुए कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहते इसकी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू किया है। तो जो देश में अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है 2020 वो कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेगी, तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का लेगी स्थान लेगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, कर्नाटक राज्य ने देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पहली बार यानी पहला राज्य जिसने इसको कर दिया लागू कर दिया। तो यह घोषणा की देश के जो उप मुख्यमंत्री क्या है देश के नहीं कर्नाटक राज्य क्या है उप मुख्यमंत्री और वहां के क्या है शिक्षा मंत्री क्या है उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कौन है डॉक्टर CN अश्वत्थ क्या है डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण है डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने क्या कहती है इसकी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक EPI क्या है EPI निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया। तो हाल ही के अंदर जो नीति आयोग के द्वारा जो लिस्ट जारी हुई सूचकांक जारी हुआ उसके अंदर जो गुजरात राज्य का है गुजरात राज्य ने क्या प्रथम स्थान प्राप्त किया है और महाराष्ट्र राज्य उसने सेकंड स्थान प्राप्त किया है और कर्नाटक है क्या गुजरात ने प्रथम महाराष्ट्र ने सेकंड और जो तमिलनाडु है क्या है तमिलनाडु है उसने कौन सा तीसरा स्थान प्राप्त किया है और फोर्थ स्थान है वो कौन है राजस्थान ने रखा है फोर्थ स्थान क्या है प्राप्त किया है। इसके अंदर ये है कि जो भी राज्य का निर्यात के अंदर जितना अधिक निर्यात करता है वो क्या है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो निर्यात में सबसे ज़्यादा जो निर्यात हो रहा है वो कौन से राज्य से हो रहा है गुजरात राज्य से सबसे ज़्यादा निर्यात हो रहा है। अब नीति आयोग है तो नीति आयोग के क्या है जो उपाध्यक्ष है नीति आयोग के उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष तो कौन होता है प्रधानमंत्री जी होते हैं और जो उपाध्यक्ष है वो कौन है डॉक्टर राजीव कुमार क्या है डॉक्टर राजीव कुमार क्या है वहाँ के नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और जो कार्यकारी अधिकारी हैं क्या है कार्यकारी अधिकारी वो कौन है अमिताभ क्या है अमिताभ कांत क्या है नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने असम में सशस्त्र बल अधिनियम क्या है अफास्पा को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया। तो अभी केंद्र सरकार ने 6 महीनों के लिए फिर से क्या है अफास्पा को बढ़ा दिया। तो केंद्र सरकार क्या है लगातार इसको बढ़ाती जा रही। जो अफास्पा है उसको क्या है प्रत्येक 6 महीने के बाद में क्या है अफास्पा जो एक्ट है उसको प्रत्येक 6 महीने के बाद में क्या होता है बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जो असम क्षेत्र है उसके अंदर जो अफास्पा एक्ट है उसके अंतर्गत जो सशस्त्र सेना बल है क्या है सशस्त्र सेना बल है वो किसी भी कंडीशन में बिना कोई नोटिस के बिना कोई सूचना के किसी भी व्यक्ति की और कहीं पे भी किसी भी घर की क्या करती है जांच कर सकते हैं करती है जांच करते उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। जिस भी क्षेत्र में अफास्पा एक्ट लगा होता है उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है जो सशस्त्र सेना बल है उनको कहते हैं पूर्ण रूप से क्या होता है छूट दे दी जाती है। तो क्या कहते हैं 6 महीने के लिए असम के अंदर इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के अनुसार देश की वृद्धि दर 2020-21 में 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान लगा। तो हाल ही के अंदर क्या RBI ने 2 दर लगाई है, एक तो देश की और क्या है वैश्विक दर लगाई है। तो जो देश की दर है वो 0 से लेकर 4.5% तक क्या है नीचे जाने का क्या लगाया अनुमान लगाया 0 से 4.5% नीचे जाने का अनुमान लगाया है। और जो
वैश्विक है क्या, विश्व की जो वृद्धि दर है वो कितना है, 0 से लेकर 6% या 0 से लेकर 7.6% तक क्या है नीचे जाने का क्या लगाया, अनुमान लगाया। यानी 0 से लेकर 6% से 7.6% तक नीचे का जाने का अनुमान किसने लगाया है, अभी आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या लगाया, इसका अनुमान लगाया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 2020-21 की जो जनवरी से लेकर क्या है, जनवरी से लेकर मार्च तक की जो तिमाही है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो हमारे देश की जो वृद्धि दर है वो क्या होगी, सकारात्मक, यानी उसके पॉजिटिव इफेक्ट दिखेंगे। यानी पॉजिटिव, यानी जो नकारात्मक जा रही थी वो कहीं ना कहीं क्या होगी, प्लस के अंदर आती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसके द्वारा क्या है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की क्या है, शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत जो राज्य, किसी भी राज्य के अंदर क्या हो रहा है, जो प्रवासी मजदूर है, क्या, जो मजदूर एक राज्य, अपने किसी राज्य में काम कर रहे थे और अपने राज्य में, अपने गृह जिले के अंदर, यानी घर में जाकर क्या है, जहाँ पे उनका घर है वहाँ पे जाकर के रहने लगे, तो वो क्या हो गए, प्रवासी मजदूर हो गए। तो उनके लिए क्या करना है, केंद्र सरकार ने इसकी योजना को चालू किया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 9 सप्ताह के अंदर क्या है, 9 सप्ताह के अंदर 24 करोड़, क्या है, 9 सप्ताह के अंदर 24 करोड़ श्रम दिवस है। यानी एक व्यक्ति यदि काम करे तो 24 करोड़ जो दिन है वो काम करेगा। तो इतने दिवस क्या करने हैं, इनको डेवलप करने, कितने दिन के अंदर, सिर्फ 9 सप्ताह के अंदर ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको क्या करेगा, चालू करेगा, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मजदूर वर्ग है उनको क्या मिलेगा, रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसका किया है, तो यह जो कहा किन किन राज्यों के अंदर इसको लागू किया जाएगा, तो यह जो राजस्थान राज्य हो गया, जो बड़े राज्य गए, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, क्या हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, झारखंड हो गया, जहाँ पे प्रवासी मजदूर ज़्यादा हो गए हैं, जहाँ पे बिहार के लोग ज़्यादा बाहर काम करते हैं, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया। तो इन सब राज्यों में, इन सब राज्यों के क्या है, 116 जिलों के अंदर इस योजना का कार्य भी चालू किया गया है। तो किसके द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, क्या है, भारत और AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और एक होता है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक अलग है, ये क्या है, ये बैंक अलग है। तो क्या है, मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता और सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करने हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर क्या है, हस्ताक्षर किया है। तो हाल ही के अंदर जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने क्या है, 500 मिलियन के ऋण डॉलर के ऊपर क्या है, AIIB के साथ, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ क्या है, समझौता किया है। अब इसमें क्या होगा, AIIB है, AIIB है, प्लस भारत सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, साथ में क्या है, महाराष्ट्र सरकार है, तीनों जो बैंक हो गया, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई का जो रेलवे विकास निगम है, ये चारों मिलकर क्या करेंगे, इस जो प्रोजेक्ट है, क्या है, जो प्रोजेक्ट है 500 मिलियन डॉलर के ऋण का, उसको क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। और जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, मुंबई जो अर्बन है, क्या है, मुंबई का जो लोकल जो ट्रेन है, क्या है, मुंबई के जो सिटी के अंदर अर्बन ट्रांसपोर्ट जो प्रोजेक्ट थर्ड है, क्या, मुंबई का अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड है, उसको क्या करेगा, इसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए क्या है, उसको सुरक्षा प्रणाली, महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए इसको क्या करेगा, विकास में आगे बढ़ाएगा। इसमें जो इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, 22% जो महिलाएं हैं वो क्या होंगी, इसमें फिक्स कर दी जाएंगी। यानी एक जो कंपार्टमेंट है, एक डिब्बा है, उसके अंदर यदि 100 सीटें हैं, उसमें क्या होगा, 22 क्या होंगी, महिलाओं की सीटें क्या होंगी, इसमें अंदर रिजर्व होगी। और जो इसका मेन उद्देश्य है वो क्या रखा गया है, तो उपनगरीय रेलवे जो प्रणाली है उसमें क्या करना है, सेवा की जो गुणवत्ता है उसमें, और नेटवर्क क्षमता, और महिलाओं के लिए है सुरक्षा के सभी इंतजामों को ध्यान में रखते हुए क्या है, इसको क्या है, सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग, क्या है, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग ने हनी मिशन किस क्षेत्र के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए शुरू किया। तो हाल ही के अंदर क्या है, 2017 के अंदर खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग ने क्या कर दिया, इसको जो
हनी मिशन है उसको शुरुआत की गई थी, और हनी मिशन से कहीं ना कहीं देश के अंदर जो शहद उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की थी, जिससे क्या होगा, शहद का उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आय भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जो भी शहद उत्पादन व्यक्ति है यानी मजदूर वर्ग है, उसे कहीं ना कहीं क्या होगा, जो रोजगार है वो भी मिलेगा, साथ में उसकी आय है वो भी जनरेट होगी। 2017 में के अंदर इसको शुरुआत की गई थी, और हाल ही के अंदर जो खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के जो चेयरमैन है, क्या है, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के जो चेयरमैन है विनोद कुमार सक्सेना, क्या है, विनोद कुमार सक्सेना जी, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है कि अभी क्या कर दिया है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए दोबारा से कहते हैं इसको शुरू कर दिया गया है। इससे क्या होगा, शहद उत्पादन में बढ़ेगा और लोगों में क्या होगा, आत्मनिर्भरता की क्या जो आत्मनिर्भरता है उसके, आत्मनिर्भर भारत है उसमें कदम बढ़ाया जाएगा। मेन जो उद्देश्य किया गया है वो क्या है, मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी नहीं, हाँ, मधुमक्खी पालन से क्या है, क्षेत्र से इसकी आय बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। कौन से क्षेत्र से, मधुमक्खी पालन से करने का इसको शुरुआत किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, मिशन के अंतर्गत इसमें क्या होगा, जो हमारा खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग है वो 5 दिवस की क्या देगा इनको, जो भी व्यक्ति हनी इसमें मधुमक्खी पालन में जाना चाहता है उसको क्या करेगा, 5 दिन की क्या करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। साथ में मधुमक्खी पालन के लिए जो उनको किट प्रोवाइड कराए, जो छत्ते जो होते हैं उनके भी क्या कहते हैं, डब्बे हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कितने शिक्षकों को नामित किया है? तो हाल ही के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार को नामित किया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, था, तो पहले दे चुका है शिक्षक पुरस्कार, तो कितने शिक्षक, 47 शिक्षकों को नामित किया था, किसके लिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। और इन 47 में 2 शिक्षक बिहार के थे, उनको क्या है, 2 शिक्षक बिहार के थे, उनको क्या दिया था, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार क्या था, आवंटित किया गया था। तो अभी और जो आवंटित किया गया था उसके लिए क्या था, एक जूरी, स्पेशल जूरी को अपॉइंटमेंट किया गया था, और उन्होंने क्या था, इन शिक्षकों का साक्षात्कार क्या था, ऑनलाइन के द्वारा क्या था, इनका साक्षात्कार लिया था। उसके बाद में कहते हैं इनको ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन था, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किस राज्य के शिक्षकों को मिला था? तो 2 शिक्षक थे बिहार राज्य के, कहते हैं बिहार राज्य के 2 शिक्षक थे, उनको यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए किस देश ने भारत से सहयोग की मांग की है? तो अभी स्पुतनिक 5 जो बनाई गई थी कोरोना वैक्सीन, वो किसने बनाई थी, रूस ने बनाई थी, और रूस ने ही ओपनली बोला है कि आप, भारत को बोला है कि आप इस स्पुतनिक 5 के उत्पादन के लिए और क्लिनिकल जो बाकी ट्रायल हैं उनके लिए कहते हैं मदद करें, और भारत के अंदर कहीं ना कहीं इस वैक्सीन को बनाने, उत्पादन करने में कहीं ना कहीं क्या होगा, महत्वपूर्ण योगदान भी रोल प्ले करेगा। तो इसलिए रूस ने अपने देश भारत को इसको आमंत्रित किया है, और जो रूस की जो यूनिवर्सिटी जिसने इसको बनाया है, कौन सी है, रिसर्च सेंटर है गामोलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी, क्या है, गामोलिया, कौन सी है, गामोलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है, बायोलॉजी, उसने क्या कहते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट के लिए साथ मिलकर कहते हैं, स्पुतनिक 5 को मिलकर दोनों देशों के साथ मिलकर कहते हैं उत्पादन करने के लिए कहते हैं आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त बाजार परिचालन OMO, मुक्त बाजार परिचालन के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI कुल कितने करोड़ रुपए की मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद बिक्री करेगा? तो कितने रुपए की बिक्री करेगा? तो हाल ही के अंदर RBI है वो ओपन बाजार और मुक्त बाजार परिचालन के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए की जो सरकारी प्रतिभूतियां उनको खरीदेगा, और कुछ को क्या करेगा, सेल करेगा। और ये कितने चरणों में होगी, 2 चरणों में इसको क्या होगा, नीलामी को आयोजित करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट चरण है, क्या फर्स्ट स्टेज है, वो 27 अगस्त यानी 27 अगस्त आज के दिन आयोजित करवाया जाएगा, और दूसरा जो चरण है वो क्या है, 3 सितंबर को क्या है आयोजित करवाया जाएगा। जो 27 अगस्त का जो नीलामी है यानी आज के दिन के जो आयोजन का नीलामी है, उसमें क्या कराएगा, उसके अंतर्गत 2024 से लेकर 2032 तक के जितने भी सरकारी प्रतिभूतियां यानी बढ़ेंगी उनको क्या करेगा, ये RBI खरीदेगा, और कुछ प्रतिभूतियों को क्या करेगा, बेचेगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।